हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कंट्रोल पैनल एंड एसेसरीज का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं था, ये सिर्फ एमसीक्यू दिया हुआ था जो हम आज आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों के कंट्रोल पैनल में समानता यह है कि मतलब वाहनों के डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों के कंट्रोल पैनल में समानता यह है कि दोनों दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र या युक्तियां स्थापित की जाती है। दोनों में मापक एवं सूचक यंत्र या युक्तियां स्थापित की जाती है। कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में अतिभार ओवरलोड स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद शट डाउन करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ट्रिपिंग रिले। कंट्रोल पैनल में अतिभार ओवरलोड की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ट्रिपिंग रिले। देखिए कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में बल्ब या पायलट लैंप या एलईडी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सूचक युक्ति के रूप में। कंट्रोल पैनलों में बल्ब या पायलट या लैंप या एलईडी का प्रयोग सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत वितरण उपकेंद्र में कंट्रोल पैनलों में दिष्टकारी क्यों प्रयोग की जाती है? दिष्टकारी क्यों प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग कहते हैं बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी परिचालन हेतु। बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी परिचालन हेतु विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में दिष्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी परिचालन हेतु। 3 फेज विद्युत वितरण कंट्रोल पैनल में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टमीटर का परास कितना होता है? तो ये होता है आपका 0 से 500 वोल्ट। 0 से 500 वोल्ट। कढ़ाई 12 वोल्ट डीसी परिचालित रिले कंट्रोल पैनलों में प्रयोग की जाती है। कंट्रोल पैनलों में इनके परिचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? क्या व्यवस्था की जाती है इनके परिचालन हेतु? तो ये की जाती है मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर डिस्टकारी बैटरी ये सभी सर्किट ब्रेकर या युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति है। सर्किट ब्रेकर या युक्तियों को कंट्रोल पैनलों पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति कौन सी है? तो ये होती है डीआईएन रिले का प्रयोग करना। डीएनआई रिले का प्रयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है कथन 1 में जो किसी विद्युत परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है। तो फ्यूज का काम ही होता है क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तार की मोटाई पर निर्भर करती है, ये आपका गलत है। एक सही है, केवल एक सही है। तार की मोटाई पर मतलब व्यास पर निर्भर करती है। तब व्यास होगा तो व्यास बढ़ेगा तो मोटाई भी बढ़ेगा। व्यास पर निर्भर करती है तो इसीलिए मोटाई पर भी निर्भर करेगी। इसलिए आप दोस्त गलत है, एक सही है। कह रहा है कि 3 फेज लाइन के लिए कितने ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है? 3 फेज लाइन के लिए कितने ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है? तो 3 फेज है तो 3 ओवरलोड मतलब 3 फेज लाइन के लिए कितने ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाएगा? तो 3 फेज है तो 3 गो ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाएगा। किसी रिले कॉइल को 50 हर्ज वाली एक एसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ज हो जाए तो निम्न 4 परिवर्तनों में से कौन सा एक परिवर्तन होगा? कौन सा एक परिवर्तन होगा? तो प्रतिरोधक XL बढ़ता है, मतलब प्रतिरोधक XL बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? XL बढ़ जाएगा। प्रतिरोधक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्रतिरोधक बढ़ जाएगा। ठीक है। लीकेज यदि और न्यून वोल्टेज अति और न्यून वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को नुकसान होने से बचाने के लिए किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको वोल्टेज संवेदी रिले का। अति और न्यून वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए किस प्रकार का रिले प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टेज संवेदी रिले का। ठीक है। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्टता को। वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्टता को। सर्किट ब्रेकर किसको मापेगा? तो सर्किट ब्रेकर मापता नहीं है, ये ऑन लोड स्विचिंग है। सर्किट ब्रेकर क्या है? ऑन लोड स्विचिंग है। आइसोलेटर
आइसोलेटर आपका क्या है, तो आइसोलेटर आपका ऑफलोड स्विचिंग है, ऑफलोड स्विचिंग है, आइसोलेटर ऑफलोड स्विचिंग है। ट्रिपिंग रिले क्या है, तो ट्रिपिंग रिले का बात जब भी हम करेंगे तो ट्रिपिंग रिले है ओवरलोड व्यवस्था में शट डाउन करना। मतलब वोल्ट मीटर का जो हुआ आपका वोल्टा मापन, वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टा मापेगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर का जब बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑनलोड स्विचिंग होगा, सर्किट ब्रेकर ऑनलोड स्विचिंग होगा। आइसोलेटर क्या होगा, आइसोलेटर ऑफलोड स्विचिंग होगा, ऑफलोड स्विचिंग होगा और आइसोलेटर। इसके बाद है ट्रिपिंग रिले क्या करेगा, ओवरलोड में व्यवस्था में शट डाउन करेगा, ट्रिपिंग रिले शट डाउन करेगा, ट्रिपिंग रिले क्या करेगा, शट डाउन करेगा। आइसोलेटर ऑफलोड स्विचिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कराएगी। यांत्रिक टाइमर आधारित होता है, यांत्रिक टाइमर किस पर आधारित होता है, यांत्रिक टाइमर स्प्रिंग एंड गियर प्रणाली पर आधारित होता है। यांत्रिक टाइमर स्प्रिंग एवं गियर प्रणाली पर आधारित होता है यांत्रिक टाइमर। शेप स्लॉटर आदि मशीनों में कटिंग टूल का एक दिशा में परिचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में परिचालित करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये अपनाई जाएगी लिमिट स्विच, किसकी अपनाई जाएगी, लिमिट स्विच की अपनाई जाती है। मतलब शेप स्लॉटर आदि मशीनों के कटिंग टूल का एक दिशा में परिचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में परिचालित करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है, लिमिट स्विच। DIN रेल की चौड़ाई होती है, DIN रेल की चौड़ाई होती है, कितना होती है, तो ये DIN रेल की चौड़ाई पूछा है आपसे, DIN रेल की चौड़ाई 15 mm भी होगा, 35 mm भी होगा, 75 mm भी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। यदि किसी केबल के टर्मिनल की मोटाई कनेक्टर के छिद्र से अधिक हो तो केबल युक्ति के द्वारा कनेक्टर में कसना चाहिए। किस युक्ति के द्वारा केबल को कनेक्टर में कसना चाहिए उस कंडीशन में, थिम्बल का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, थिम्बल का प्रयोग करके, थिम्बल का प्रयोग करके कसना चाहिए उसमें, किसके प्रयोग करके कसेंगे, थिम्बल का प्रयोग करके। यदि किसी केबल के टर्मिनल की मोटाई कनेक्टर के छिद्र से अधिक हो तो केबल को थिम्बल का प्रयोग करके कनेक्टर में कसना चाहिए, ठीक है। दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरूल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल्स में PVC फेरूल का प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपको तारों का बिखराव को रोकने के लिए, PVC कवच को फटने से रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरों को बिखरने से रोकने के लिए, उपयुक्त सभी। दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरूल का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत केबल्स में PVC फेरूल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो तारों के बिखराव को रोकने के लिए, PVC कवच को फटने से रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरों को बिखरने से रोकने के लिए, उपयुक्त सभी। कड़ा कि यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है, कौन सा उपयुक्त विकल्प है, तो जब बात कर रहे हैं हम क्या बात, यानी कि यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है, ठीक है। इसके लिए उपरोक्त किसी भी विधि से स्थापित किया जा सकता है। केबल को रेसवे में स्थापित किया जाए, केबल को स्लिप में स्थापित किया जाए, केबल्स को PVC टेप में लपेटे जाए, तो कोई भी विधि चलेगा, इसमें कोई भी विधि क्या होगा आपका चलेगा। कड़ा है कि स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन है, स्लीव को निर्माण करना है तो इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ PVC भी है, नायलॉन भी है, एम्पायर क्लॉथ भी है, ये सभी होगा, क्या होगा, सभी होगा। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित युक्ति है, चित्र में प्रदर्शित युक्ति कौन सा है, ये चित्र में जो दिखाया गया वो कौन सा है, ग्रोमेट है। चित्र में कौन सा दर्शाया गया है, ग्रोमेट को दर्शाया गया है। किसी सप्लाई में चालक का रंग रेड, ब्लू और ब्लैक से प्रदर्शित किया जाता है। किस सप्लाई में चालक का रंग रेड, ब्लू और ब्लैक से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये है DC 3 वायर सिस्टम में, DC 3 वायर सिस्टम में किस सप्लाई में चालक का रंग रेड, ब्लू और ब्लैक से प्रदर्शित किया जाता है, DC 3 वायर सिस्टम में, DC 3 वायर सिस्टम में। कौन सा केबल टाई वायर को बंच करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बंच करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो नायलॉन टाई,
स्पाइनल बोर्ड असेंबली में किस यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो सेंसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सेंसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सेंसर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंडिकेटिंग लैंप का प्रयोग किया जाता है, पुश बटन स्विच का प्रयोग किया जाता है, आइसोलेटिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है, जबकि सेंसर का प्रयोग नहीं किया जाता है पैनल बोर्ड असेंबली में। पैनल बोर्ड को कौन सा यंत्र ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है? पैनल बोर्ड का कौन सा यंत्र ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है आपका कौन? एमसीबी, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पैनल बोर्ड का कौन सा यंत्र ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है? एमसीबी। कौन सा स्विच एक्चुएटर के साथ मशीन की गति के दौरान संचालित होता है? मशीन की गति के दौरान तो लिमिट स्विच। कौन सा स्विच एक्चुएटर के साथ मशीन की गति के दौरान संचालित होता है? तो लिमिट स्विच। कौन स्विच? लिमिट स्विच। किसी परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है? किस परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है? लिफ्ट परिपथ में। लिफ्ट परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। दो सेपरेट अर्थिंग पैनल बोर्ड को प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? दो सेपरेट अर्थिंग पैनल बोर्ड को प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो ये होता है विषम परिस्थिति में अर्थिंग को आश्वस्त करने हेतु, विषम परिस्थिति में अर्थिंग को आश्वस्त करने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट, किसी सहायक सामग्री का प्रयोग एमसीबी, ओएलआर, ओवरलोड रिले को पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू के स्थापित करने हेतु किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये डीआईएन रेल विधि। डीआईएन रेल विधि। किस सहायक सामग्री का प्रयोग एमसीबी और ओएलआर को पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू के स्थापित करने हेतु किया जाता है? तो डीएनआई रेल। डीएनआई रेल। पैनल बोर्ड में मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। पैनल बोर्ड में मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो ये बचाता है थर्मल रिले। थर्मल रिले। थर्मल रिले। कंट्रोल पैनल को कंट्रोल ट्रांसफार्मर से संबंध क्यों किया जाता है? कंट्रोल पैनल को कंट्रोल ट्रांसफार्मर से संबंध क्यों किया जाता है? सहायक सर्किट के संचालन हेतु। सहायक सर्किट के संचालन हेतु। अब देखिए इसी में हम इसका दूसरा चैप्टर भी करवा रहे हैं जो आपका है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इसी वीडियो में इसका भी एमसीक्यू करवा दे रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जब हम बात करेंगे तो इसका देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? तो स्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। स्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति है ट्रांसफार्मर। क्या कौन सी युक्ति है? स्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रकार हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रकार है कौन? निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, तृतीय वाइंडिंग, मध्य वोल्टेज वाइंडिंग जिसको बोलते हैं उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कह रहा है कि तृतीयक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में तृतीयक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न भारों पर अतिरिक्त वोल्टेज प्रदान करने के लिए सही है। फेज कंपेंसेटिंग उपकरणों को सप्लाई प्रदान करने के लिए भी सही है। लघु परिपथ धारा को नियंत्रित करने के लिए भी सही है। उपयुक्त सभी। तृतीय वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है विभिन्न भारों पर अतिरिक्त वोल्टेज प्रदान करने के लिए, फेज कंपेंसेटिंग उपकरणों को सप्लाई प्रदान करने के लिए, लघु परिपथ धारा को नियंत्रित करने के लिए। उपयुक्त सभी। तृतीयक वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग निम्न तथा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग की तुलना में होती है। क्या होती है? तो निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग रेटिंग के मध्य, निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज वाइंडिंग रेटिंग के मध्य। मतलब कहा है आपसे कि तृतीय वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग निम्न वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज की रेटिंग की तुलना में होती है। तो निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग रेटिंग के मध्य। निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? संतुलित सीमा में कॉपर क्षति, कॉपर लॉस संतुलित सीमा में होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय बल को सहने की क्षमता होना चाहिए। बाइंडिंग की लागत कम हो। उपयुक्त सभी। बाइंडिंग डिजाइन के लिए इनपुट डाटा का प्रयोग किए जाते हैं। बाइंडिंग डिजाइन के लिए इनपुट डाटा का प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसफर के केवीए रेटिंग तथा वोल्टेज रेटिंग पर बाइंडिंग कनेक्शन तथा पट्टी टर्निंग में पर कोर और विंडो में मुख्य डायमेंशन पर। उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग डिजाइन में किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए? किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए? उच्च विद्युत गुणवत्ता होना चाहिए, उत्तम यांत्रिक सदृढ़ता होना चाहिए, उत्तम वेंटिलेशन होना चाहिए। उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर बाइंडिंग डिजाइन
में किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए? तो उच्च विद्युतीय गुणवत्ता होना चाहिए, उत्तम आंतरिक सदृढ़ता होना चाहिए, उत्तम वेंटिलेशन होना चाहिए, सब होना चाहिए। सिलिंड्रिकल वाइंडिंग आयताकार चालक के साथ का प्रयोग किया जाता है, किसमें? निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में। सिलिंड्रिकल वाइंडिंग आयताकार चालक के साथ निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में। सिलिंड्रिकल वाइंडिंग वृत्ताकार के साथ का प्रयोग किया जाता है, किसमें? तो वृत्ताकार के साथ है सिलिंड्रिकल वाइंडिंग तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, आयताकार के साथ है तो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, वृत्ताकार के साथ है तो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। क्रॉस ओवर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। क्रॉस ओवर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। कह रहा है कि सतत डिस्क क्वाइल प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, सतत डिस्क क्वाइल प्रकार के वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। सतत डिस्क क्वाइल प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। हेलिकल वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। वृत्ताकार चालक युग्मित सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग कितने होती है? केवीए रेटिंग कितनी होती है? तो ये 5000 केवीए से 10,000 केवीए के बीच। वृत्ताकार चालक युग्मित सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग कितनी होती है? 5000 केवीए से 10,000 केवीए के बीच। आयताकार चालक युग्मित सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग कितनी होती है? तो इसमें केवीए रेटिंग होती है 5000 से 8000 तक। आयताकार चालक युग्मित सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग 5000 से 8000 तक। कितने तक? 5000 से 8000 तक। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में केवीए रेटिंग कितनी होती है? क्रॉस ओवर वाइंडिंग में केवीए रेटिंग 1000 केवीए तक, क्रॉस में 1000 केवीए तक। हेलिकल वाइंडिंग में केवीए रेटिंग कितनी होती है? 160 से 10,000 केवीए तक, 160 से 10,000। हेलिकल में 160 से 10,000 तक, 160 केवीए से 10,000 केवीए तक। सतत डिस्क वाइंडिंग में केवीए रेटिंग कितनी होती है? सतत डिस्क वाइंडिंग में 200 से 10,000 केवीए तक, 200 केवीए से 10,000 केवीए तक सतत डिस्क वाइंडिंग में केवीए रेटिंग होती है। सिलिंड्रिकल वृत्ताकार चालक वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है, कितना होती है? सिलिंड्रिकल वृत्ताकार चालक वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितना होती है? तो वोल्टेज रेटिंग होती है आपको 33 केवीए तक। सिलिंड्रिकल वृत्ताकार वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है 33 केवी तक। कितना तक? 33 केवी तक। आयताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है कितना तक? तो आयताकार में होता है आपको 6.6 केवी तक, वृत्ताकार में 33 केवी तक, और आयताकार में आयताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग 6.6 केवी तक। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है, क्रॉस ओवर वाइंडेज में वोल्टेज रेटिंग होती है 33 केवी तक। हेलिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है, 15 केवी तक, कुछ समय बाद 33 केवी। मतलब हेलिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है 15 केवी तक, कुछ समय 33 केवी तक। सतत डिस्क वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है, 3.3 केवी से 220 केवी तक, 3.3 केवी से 220 केवी तक सतत डिस्क वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग होती है। वृत्ताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? तो 80 एम्पियर। वृत्ताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? 80 एम्पियर। आयताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? 10 से 600 एम्पियर तक। आयताकार चालक युक्ति में सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा 10 से 600 एम्पियर तक, और अगर वृत्ताकार चालक युक्त में रहेगा तो उसमें कितना था आपका? अधिकतम 80। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? क्रॉस ओवर वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? 40 एम्पियर तक। हेलिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? हेलिकल वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? 300 एम्पियर या इससे अधिक। सतत डिस्क वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा
कितनी होती है? सतत डिस्क बाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी होती है? 12 एम्पीयर या इससे अधिक। 12 एम्पीयर या इससे अधिक सतत डिस्क बाइंडिंग में। वृत्ताकार चालक युक्ति सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन होता है। वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का बात कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? 30 मिलीमीटर स्क्वायर तक, 30 मिलीमीटर स्क्वायर तक, 30 mm स्क्वायर। आयताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया का बात कर रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? 5 से 2200 5 से 200 मिलीमीटर स्क्वायर तक, 5 से 200 मिलीमीटर स्क्वायर तक। क्रॉस ओवर बाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन कितना होगा? क्रॉस ओवर बाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन, जिसको ए से डिनोट करता है, कितना होगा? तो ये होगा आपका 15 मिलीमीटर स्क्वायर तक, 50 mm स्क्वायर। 75 से 100 mm स्क्वायर तक या इससे अधिक क्रॉस सेक्शन किस प्रकार की बाइंडिंग में होता है? किस प्रकार के बाइंडिंग में होता है? तो हेलिकल बाइंडिंग में। 75 से 100 मिलीमीटर स्क्वायर तक या इससे अधिक क्रॉस सेक्शन किस प्रकार के बाइंडिंग में होता है? तो ये होता है आपका हेलिकल बाइंडिंग में। 4 से 200 मिलीमीटर स्क्वायर तक या इससे अधिक क्रॉस सेक्शन किस प्रकार की बाइंडिंग में होता है? तो ये आपका होता है आपका सतत डिस्क बाइंडिंग में। सतत डिस्क बाइंडिंग में वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या कितनी होती है? समांतर चालकों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2। वृत्ताकार चालक युक्त सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2। आयताकार चालक युक्ति सिलेंड्रिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या कितनी होती है? आयताकार में तो 1 से 4। आयताकार में 1 से 4, 4 को भुजा होता है आयताकार को, उसी से याद करना। क्रॉस सेक्शन क्रॉस ओवर बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है। क्रॉस ओवर बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या होती है 1। क्रॉस ओवर बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या क्रॉस करेगा तो 1 होगा, ठीक है। हेलिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या कितनी होती है? हेलिकल बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या 4 से 16, 4 से 16, 4 से 16, 4 से 16। सतत डिस्क बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या, सतत डिस्क बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या कितनी होती है? 1 से 4। सतत डिस्क बाइंडिंग में समांतर चालकों की संख्या 1 से 4 होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।